संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, वो अंततः बुरा साबित होगा अगर उसे इस्तेमाल में लाने वाले लोग बुरे होंगे। नमस्कार, मैं टीना चौहान स्वागत करती हूँ आपका वॉइस ऑफ मानवता के इस प्लेटफॉर्म पर। आज हम वॉइस ऑफ मानवता जो हमारा चैनल है, ये एक ऐसा चैनल है जिस पर विश्व के लोगों की आवाज उठाई जाती है और जिसकी आवाज कोई नहीं उठाता, उसकी आवाज उठाता है वॉइस ऑफ मानवता। तो आज हमारे साथ हमारी इस संविधान की सीरीज में भगवान दास जी जुड़े हुए हैं। हमारे मेहमान का बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। और नमस्कार सर। हमारे इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने वाले मेघराज सिंह जी का बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही इस प्रोग्राम को स्पॉन्सर करने वाले डॉक्टर हरचंद सिंह जी अमेरिका वाले, प्रोड्यूसर ऑफ शुद्रा टू खालसा मूवीज सर का बहुत बहुत आभार, जिसकी वजह से आज हम ऐसे प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं जिसमें हम अपने देश के संविधान के बारे में चर्चा कर सकते हैं और आप जैसे लोगों के साथ जुड़ करके लोग जो हमारे विद्वान हमारे देश के रहते हैं वो क्या संविधान के बारे में सोचते हैं, क्या सोसाइटी के बारे में सोचते हैं, इन चीजों पर चर्चा करके हम आम नागरिकों को भी अपने संवैधानिक अधिकारों और राज्य के कर्तव्यों और स्वयं के भी कर्तव्यों के साथ में जोड़ सकते हैं। तो आइए हम शुरुआत करते हैं, क्योंकि हमारी जो इस सीरीज है उसमें हमने संविधान से जुड़े विभिन्न मुद्दों के बारे में लगातार चर्चाएं की है। तो ऐसा ही हमने अपने लास्ट एपिसोड में जब चर्चा की थी तो हमने राज्यपाल के मुद्दे पर बहुत गहन चर्चा की थी। लेकिन शुरुआत फिर हम वहीं से करेंगे, क्योंकि एक चीज है कि आप अगर हम किसी चीज को देख रहे हैं तो उसके सॉल्यूशंस भी हमको कुछ देखने चाहिए। तो भगवान जी, आपसे मेरा पहला सवाल ये रहेगा, क्योंकि हमने राज्यपाल के बारे में ये सारी चीजें देखी थी कि किस प्रकार से मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद और फिर विधानसभा में जो बिल हमारे वहां से पारित होते हैं तो उसके बाद में राज्यपाल की कंसेंट उस पर अनिवार्य होती है। इसके बाद ही वो बिल पारित होता है और फिर एक्ट बनता है। तो यहाँ पर बहुत बार हमको निष्पक्षता नहीं दिखती है। हम देखते हैं कि राज्यपाल जो होते हैं उनमें भी कहीं ना कहीं हमें दलीय चेतना दिखाई देती है और बहुत सारे मुद्दे उसके संबंध में सवाल भी उठाए जाते रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट में भी बहुत बार उसके निर्णयों के खिलाफ कुछ बातें दिखती है। तो आप उसके बारे में क्या सुझाव देंगे कि जो राज्यपाल है वो राजनीतिक रूप से निष्पक्ष हो सके? जो भी आप उस बारे में सोचते हैं सर, अपने विचार रखिए इस पर। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल वॉइस ऑफ मानवता का और बड़े भाई मेघराज जी का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि वो इस तरीके के हमारे महापुरुषों की और इस तरीके की विचारधारा को और जो आज का मुद्दा है संविधान को संवैधानिक तरीके से उसको आगे बढ़ाने की का कदम जो आपका है और मेघराज जी का है, उसके लिए मैं कोट कोट बधाई देता हूँ। बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। जय भीम। इसी के साथ अब बात आती है, जी आपने जो मुद्दा रखा है कि राज्यपाल, देखिए राज्यपाल वाकई में राज्यपाल हो या देश के राष्ट्रपति महोदय हो, वो बिल्कुल एकदम निष्पक्ष होते हैं। वो जी एकदम निष्पक्ष होते हैं। उन्हें किसी भी कोई भी राजनीति से, किसी दल से, किसी पार्टी से कोई मतलब नहीं होता, कोई लेना देना नहीं होता। जी लेकिन इसके बाद उनको जो बड़ा दल होता है, जैसे पार्टी चुनाव हुआ, चुनाव के बाद जो बड़ा दल जो आया, जो अपनी सीटें लेकर के आया, बहुमत में आया, उसको सरकार बनाने के लिए निमंत्रण दिया जाता है और सरकार बनने के बाद वो मंत्रिमंडल का जो विस्तार करते हैं वो बड़ी ही निष्पक्षता से सरकार के चुने हुए लोगों के अधीन होकर के एक हर चीज का सिस्टमिक तरीके से सिस्टम होता है, जिसमें जो है एक दूसरे का कहीं खिंचाव नहीं होना चाहिए, एक विचारधारा घुली मिली विचारधारा होना चाहिए। लेकिन वर्तमान की परिस्थितियां जो है वो एकदम उलट हैं। उन परिस्थितियों में बहुत कुछ मुख्यमंत्री जो है का टांग खींचने का काम उप मुख्यमंत्री करते हैं, उप मुख्यमंत्री की टांग खींचने का काम उप मुख्यमंत्री, हालांकि उप मुख्यमंत्री का कोई संवैधानिक पद भी नहीं है, लेकिन इसके बाद ये तो जी
पार्टी में समानता बनी रहे, पार्टी में कोई बिगाड़ ना हो, इस तरीके से ये नए नए पदों की नियुक्तियां की जाती हैं, नए नए जो है पद बनाए जाते हैं। इसी के साथ आगे फिर देखेंगे। जय भीम। जी सर। तो जिस प्रकार से हमने ये जानने की कोशिश करी कि राज्यपाल जो होते हैं, क्योंकि अभी पर्टिकुलर हम एक पद के लेकर के बात करें कि किस प्रकार से हम उनको निष्पक्ष बनाए, आपने एकदम सटीक चीजें बताई उसके बारे में कि क्या होता है, और संविधान की बात भी आपने बताई, और जो उप मुख्यमंत्री वाली बात है वो राजनीतिक गठजोड़ के लिए कभी कभी नए पद का सृजन भी करना पड़ जाता है। तो वो सारी बातें हैं। बाकी अगर हम इसमें कुछ और ऐड करना चाहें तो हम ये बोल सकते हैं कि जैसे राज्यपाल है, अगर राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद ये एक तरीके से समन्वय के साथ अगर काम करेंगे, और मतलब उनकी जो भी निर्णय है उनको अगर पारदर्शी रूप से जनता के सामने रखा जाएगा, और जो भी निर्णय है वो किस आधार पे लिए गए हैं, ये सारी चीजें अगर बताई जाएंगी तो हम भी डिसाइड कर पाएंगे कि कौन सही है, कौन गलत है, और कौन क्यों सही है और क्यों गलत है। तो उसमें फिर हमारी विवाद के मुद्दे कम हो जाते हैं और विचार के मुद्दे चालू होते हैं। तो आपकी बात, जो आपने विचार रखे वो एकदम अच्छे हैं। और उसके बाद में हम अगले जो आज का हमारा मुख्य मुद्दा है उस पर आते हैं। जैसे एक बात आती है राज्य के महाधिवक्ता की। आर्टिकल 165 में हम देखते हैं संविधान में, तो राज्य के महाधिवक्ता की बात करते हैं। तो अगर सिंपल शब्दों में अगर इनको हम कहना चाहें तो हम बोल सकते हैं कि ये राज्य सरकार के विधिक सलाहकार की भूमिका निभाते हैं। मतलब क्या होता है कि जो राज्य के महाधिवक्ता है वो अगर सुप्रीम कोर्ट में हो या हाई कोर्ट में हो, अगर राज्य को रिप्रेजेंट करना है तो वो करेंगे। अगर कोई विधिक सलाह देनी हो, क्योंकि हम ये भी देखते हैं कि जो हमारे विधानसभा में जितने भी विधायक होते हैं या फिर मुख्यमंत्री, तो वो सब चुन करके आते हैं। वो उनको जरूरी नहीं है कि कानूनी ज्ञान हो उतना, तो वो जो भी निर्णय लेते हैं तो उसमें, क्योंकि हमारा देश तो कानून का शासन पर चलता है, तो वो कानूनी सलाह उनको देने के लिए वो व्यक्ति है। तो हर जगह पर जहां भी विधिक रूप से उनको रिप्रेजेंट करना है तो वो करेंगे। कोई राय देनी है किसी संवैधानिक या महत्वपूर्ण मुद्दे पर भी, अगर कोई सरकार क्या सोचती है तो वो उनकी राय ऐसे मानी जाएगी। तो सर ये तो हमने समझ लिया। अब इस पर हम ये जानेंगे आपसे कि वो कानूनी रूप से क्या सरकार को उत्तरदायी बनाने में अपनी भूमिका निभाते हैं, वो निभाते हैं तो किस प्रकार से, थोड़ा उनकी पृष्ठभूमि बताइए। उसके बाद इनके और विभिन्न आयामों पर भी हम चर्चा करेंगे। बताइए। बिल्कुल आपकी बात सत्य है। जो सरकार के होते हैं, यहाँ तक कि मैंने स्वयं देखा, क्योंकि राजनीतिक अनुभव अब बहुत बड़ा हो चुका है। हम लोग जो है जी कम से कम 30-35 साल से राजनीति में हैं, और राजनीति तो नहीं कहेंगे लेकिन समाज सेवा करते चले आ रहे हैं। जी तो हमने ये देखा है, तहसीलदार से लेके एसडीएम का, डीएम का, सभी के सलाहकार नियुक्त होते हैं। जी वो अधिवक्ता ही होते हैं। इसी तरह से सरकारों में होते हैं, यहाँ तक कि सभी जगह होते हैं, जिला पंचायत से लेके विधानसभा में, लोकसभा में, सभी जगह होते हैं। रही बात उन सलाहकारों की, तो इन जी सलाहकारों की सबसे पहले तो ये अगर जैसे बाबा साहब ने कहा, आपको एक बात याद दिलाना चाह रहा हूं, बाबा साहब ने कहा कि संविधान तो मैंने बनाया है, लेकिन जी जितना संविधान लिखने के बाद संविधान को चलाने वाला, संविधान को लागू करने वाला की नीयत साफ हो, नीयत साफ हो, जी या उसका उद्देश्य गरीब तबके, शोषित वंचित समाज की आवाज उठाना हो, तब तो ठीक है। नहीं तो इस जी समाज का कोई मतलब, इस संविधान का कोई मतलब नहीं रहेगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, बाबा साहब ने कहा है, हमारे महापुरुषों ने कहा है। तो इसी तरह से ये जो सलाहकार हैं, वो सलाहकार मुझे नहीं लगता कि ये शोषित वंचित समाज के हित और हक और अधिकार की बात करते हैं। ये उद्योगपतियों की और स्वयं का भला करने के लिए ये लोग जो है काम करते हैं। इनका जो है कोई सरकार के या शोषित वंचित समाज के प्रति कोई वो नहीं, योगदान नहीं रहता है विशेष तौर से। अगर योगदान रहता होता तो हमारे भारत की, हमारे देश की ये हालत नहीं होती, शिक्षा में और स्वास्थ्य में। यहाँ तक कि आपने देखा होगा, कई जगह खबरें भी आती होंगी आपके पास, कि बाबा साहब की मूर्तियां तोड़ी जाती हैं, या महिलाओं के साथ दुष्कर्म होते हैं,
या मतलब तमाम तरह के जो शोषित वंचित समाज के उत्पीड़न होते हैं, जब भूमि पर कब्जा किया जाता है और सरकार कानों में पट्टी बांध के, आंखों में पट्टी बांध करके और अंधी गूंगी बहरी सरकार की तरह वो बैठे रहते हैं। तो ये सलाहकार कहाँ जाते हैं और कहाँ इनके वो, इसीलिए ये अपने दायित्व का पालन सही से नहीं करते हैं और ना ही ये सरकारें दायित्व का पालन कर रही हैं। सर, जैसे कि हमने अभी महाधिवक्ता के बारे में आपसे चर्चा की, तो ऐसा होता है क्योंकि हम भी जो ऐसे नियुक्त होने वाला किसका क्या काम है, हमें ज्यादा लोगों से मतलब आम नागरिक के नजरिए से देखे तो उनको पता नहीं होता है कि ऐसा भी कोई पद होता होगा कि जिसमें विधिक सलाह दी जाती होगी सरकार को, और है तो उसका काम क्या है। मतलब ये सारी चीजों से आम नागरिक का नाता हमें दिखाई नहीं देता है। वो हम जैसे इस प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं तो उसकी चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि ये सारी चीजें समझने की होती है, और व्यक्ति जो आम नागरिक है वो बस वही देखता है जो उसको दिखाया जाता है। तो इसलिए भी हमारी ये जो चर्चा है ये महत्वपूर्ण है। तो इसी संबंध में जैसे आपने जो आपके विचार रखे, वो आपके विचार इस मुद्दे पर रखे। अभी हम महाधिवक्ता के बारे में और भी कुछ आपसे जानना चाहेंगे। तो पहली बात तो ये हम समझ ही लेते हैं कि राज्यपाल द्वारा महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है, और हर राज्य में उनके अपने अपने होते हैं। तो सर, क्या जो भले ही आपने जैसा भी कहा कि वो अभी उनकी जो कर्तव्य है वो ठीक से निभा रहे हैं या नहीं रहे हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन आप जैसे अगर हम सोचे कि एक महाधिवक्ता कैसा होना चाहिए, तो क्या आप सोचते हैं कि अगर आपके ख्याल में जो राज्य का महाधिवक्ता है उनको राजनीतिक मुद्दों पर भी अपने राय प्रस्तुत करनी चाहिए, या फिर उसमें भी हिस्सा लेना चाहिए राजनीतिक मामलों में, या नहीं? आप क्या सोचते हैं सर? नहीं नहीं, अधिवक्ता जो होता है वो जब तक राजनीति तो जब तक होती है जब तक कि आप सरकार में नहीं पहुंचे, चुनाव जी में आप नहीं पहुंचे। यदि आप चुनाव में पहुंचने के बाद, पूर्ण बहुमत में जाने के बाद सरकार में पहुंच जाते हैं, तो आपकी या आपके सलाहकार जो अधिवक्ता है उसकी ये भूमिका खत्म हो जाती है कि वो किसी पार्टी की या किसी विशेष व्यक्ति की चर्चा करे। वो वाकई में जो शोषित है, वंचित है, या जिसके साथ गलत हो रहा है, या जिसके साथ गलत हो रहा है उसके न्याय और हक अधिकार की निष्पक्षता से जो है काम करने की जरूरत होती है। उसमें जो है कहीं कोई राजनीतिक बात या किसी तरह का पार्टी के आगे बढ़ाने की, चाहे यहाँ तक कि विपक्ष को भी, विपक्ष का जो नेता होता है उनके लिए भी सलाहकार दिए जाते हैं। और जी मैंने आपको बताया था कि एसडीएम से लेके सभी को दिए जाते हैं, क्योंकि एक बार मैंने स्वयं देखा कि एसडीएम साहब को एक मामला था मेरा, उसको जो है जी एसडीएम साहब के समझ में नहीं आ रहा था, तो उन्होंने तुरंत अपने सलाहकार को बुलाया, उससे चर्चा हुई, मैं सामने बैठा था। मैंने अपने बिंदुओं पे जब उनको समझाया तो वो अधिवक्ता ने एक्सेप्ट किया कि हाँ ऐसा होता है और ऐसा ही करना पड़ेगा। तो विपक्ष के नेता के भी होते हैं। अभी मैं एक मामले में गया था विपक्ष के नेता से, उत्तर प्रदेश के लाल बिहारी यादव हैं, माननीय लाल बिहारी यादव जी से मैं मिलने गया, तो उनके भी वो चीज समझ में नहीं जी आई, तो इसके बाद उन्होंने अपने सलाहकार को बुला करके और उसे दिखवाया था। तो मैं समझता हूँ कि जो अधिवक्ता होता है, जो सलाहकार होता है, और उसकी नियुक्ति बड़ी महत्वपूर्ण है, बड़ी महत्वपूर्ण है, और वो जो है शासनीय व्यक्ति हो जाता है, वो शासनीय व्यक्ति है। सरकार में आने के बाद राजनीति खत्म हो जाती है, शासन में पहुंचने के बाद तो कोई राजनीति का सवाल ही नहीं है, राजनीति से शासन जो है हटके हो जाता है। तो जैसे अभी आप अपने एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, क्योंकि आप स्वयं एक समाज सेवी, ये अपने आप में बहुत अच्छी बात है। और आप जैसे इन सब से मिलते हैं तो आप अनुभव करके चीजों को सीखते हैं, और वो इस प्लेटफॉर्म पर आप रख रहे हैं सर, आपका इसलिए एक्स्ट्रा धन्यवाद मैं आपको देती हूँ। और इसी हम अधिवक्ता की बात को, जैसे हम बोलते हैं राज्य के महाधिवक्ता, तो सर क्या इनकी जिम्मेदारी राज्य के प्रति है या जनता के प्रति? मतलब किनको जवाबदेह हम इनको माने कि राज्य का महाधिवक्ता जो होता है वो राज्य के प्रति जवाबदेह हो या जनता के प्रति? मैडम आप अपना सवाल दोबारा बोले, जरा समझ में नहीं आया। जी सर, आई रिपीट। मैं ये पूछना चाहती हूँ आपसे, जैसे हम बोलते हैं कि राज्य का महाधिवक्ता, तो वो जो राज्य का महाधिवक्ता होता है उसकी जवाबदेही जो होती है वो राज्य की सरकार के प्रति होनी चाहिए या वो राज्य की जनता के प्रति होनी चाहिए? इस पर नहीं सर नहीं, किस इसका प्रकार से जवाब वो तो, अपने आप को manage करते इसका जवाब हैं? मैं दे चुका हूँ, शायद आपने सुना नहीं, मुझे लगता है।
मैंने आपको बताया है कि राजनीति खत्म हो जाती है, सरकार वो सब खत्म हो जाता है, देश की जनता ही उसके जो सलाहकार होता है या मुख्यमंत्री होता है या राज्यपाल होते हैं, उनके लिए कोई पार्टी नहीं होती है। और जब वो पार्टी मुख्यमंत्री के लिए होना एक अलग विषय है कि वो उस पार्टी से बिलोंग करते हैं और उस पार्टी के बहुमत से वो मुख्यमंत्री बने हैं, वहां तक तो सीमित है। लेकिन वो जनता के हक अधिकार के लिए सलाहकार भी है, उसकी भी नियुक्ति जो है मात्र जनता के हित के लिए है। वो जनता के हर हाल में जनता के शोषित वंचित समाज के हक अधिकारों के लिए फैसला लेगा। वो उसमें कोई ये ऐसा नहीं हो सकता कि अगर सरकार का कोई विरोधी व्यक्ति है और वाकई में वो गरीब है, उसको आवास की आवश्यकता है, तो उसको वो सलाहकार ये नहीं कह सकता कि उसको आवास ना दो, ये आपकी पार्टी को वोट नहीं करता। ऐसा नहीं होता है, वो बिल्कुल निष्पक्ष होता है। उसको भी जो सरकारी योजना है वो चाहे वो वोट दे या ना दे, राजनीति से बिल्कुल अलग है। उसको जो है हर योजना का लाभ निष्पक्षता से दिया जाता है। इसलिए जो सलाहकार होता है उसकी कहीं भूमिका इस तरीके से नहीं होती है कि वो पार्टी या किसी राजनीतिक दल से मिलजुल करके कोई काम करे। जी सर, जिसे बहुत अच्छे तरीके से आपने इसको भी समझाया है। और क्वेश्चंस हम जो करते हैं उसका ये भी पर्पस होता है कि एक जो हम हाईलाइटेड हो जाते हैं, जैसे अगर मैं आपसे कोई प्रश्न करूंगी तो आप उसका स्पेसिफिकली उत्तर देंगे, तो जो चीजें जनता के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही तो चीज वो जानना समझना उनके लिए काम आएगा, तो हम इस पर चर्चा के माध्यम से, ताकि ये इंटरेक्टिव रूप में उनको समझ में भी अच्छा है और आसान भाषा में जैसे कि आप समझाते हैं तो वो समझ पाए। तो इसलिए ऐसे क्वेश्चन हम करने की कोशिश करते हैं ताकि जनता के मन में जो आते हैं क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन हम कर पाए। तो एक और हम इसी से जुड़ा सवाल आपसे करना चाहेंगे कि जो महाधिवक्ता सलाह देते हैं राज्य सरकार को, वो बाध्यकारी होनी चाहिए या फिर एक सलाह के रूप में ही उनको रहे कि इन्होंने एक राय रखी है उनकी, अगर सरकार की इच्छा हुई, अगर राज्य की इच्छा हुई तो उसको मानेंगे, या फिर अगर उनकी इच्छा हुई तो नहीं मानेंगे। तो बाध्यकारिता उसमें होनी चाहिए या फिर सलाह के रूप में उसको रखें? नहीं नहीं, वैसे तो सच्चाई तो यह है कि बातकारी, क्योंकि जो अधिवक्ता होता है वो संविधान के हिसाब से ही संवैधानिक सलाह देगा, वो असंवैधानिक तरीके से कोई राय नहीं दे सकता है। कानूनी सलाह मानना सरकार का धर्म होता है। कानूनी जो भी सलाह है संवैधानिक तरीके से अगर कोई बात बता रहा है तो वो जो है सलाहकार की मानना सरकार का धर्म है। धर्म ही नहीं बल्कि दायित्व है। जबर मतलब ये कि ये संवैधानिक तरीके से आपने देखा होगा, एक समय में मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री थी उमा भारती। उमा भारती, हाँ, उमा भारती मुख्यमंत्री थी और वो शायद 2 अक्टूबर था, सलाहकार ने सब कुछ कहा, लेकिन इसके बाद उन्होंने समय पे राष्ट्रीय ध्वजारोहण नहीं किया तो उनको जो है सरकार से बाहर बर्खास्त किया गया था। तो इस तरीके का अगर सलाहकार जो कोई भी योजना को या किसी भी जिले को या किसी भी कहीं हिंसा हुई और हिंसा में फैसला लेना सरकार की तत्कालीन जिम्मेदारी है कि मतलब तुरंत फैसला होना चाहिए। अगर वो सरकार नहीं लेती है फैसला या हक अधिकार के न्याय देश के हित में प्रदेश के हित में अगर कदम नहीं उठाती है तो वो सरकार फिर देशद्रोही के लायक होती है और वो जो है कानून से अनभिज्ञ। और सलाहकार तो सलाह दे सकता है, मानो या ना मानो वो तो आपका काम है भाई, सरकार का काम है। तो इस तरीके से मतलब अभी तक ऐसा होता रहा, कई देशों में भी ऐसा हुआ, कई प्रदेशों में भी ऐसा हुआ। यहां तक कि आपने देखा होगा कि पिछली बार कुंभ के टाइम में आजम खान साहब प्रबंधक हुआ करते थे, अध्यक्ष थे कुंभ के सपा गवर्नमेंट में, और हादसा हुआ था रेलवे स्टेशन पे। कुंभ में नहीं हुआ था कोई हादसा, लेकिन आजम खान साहब मैदान में गए, कुंभ मैदान में, और वहां जो है संत महात्माओं से ऋषियों से हाथ जोड़ के अपनी पगड़ी सर की टोपी जो है थी वो उनके कदमों में रख के
क्षमा मांगी थी कि हमसे कहीं नहीं कहीं चूक हुई। अब वहीं देख लीजिए दूसरी ओर, इस बार एक तो ये सरकार ने ये प्रोपेगेंडा मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री और देश के जो जिम्मेदार नागरिक हैं, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री और आपके अमित शाह साहब गृह मंत्री, ये कह रहे हैं एक 125 साल बाद ऐसा, 140 साल बाद ऐसा कुंभ आया है। तो हमारी समझ में नहीं आता, पिछली बार कुंभ नहीं हुए क्या? और इतना बड़ा हादसा होने के बाद इन्होंने कोई अपनी जिम्मेदारी एक्सेप्ट नहीं की कि हमारी जिम्मेदारी है। तो आज तो ये सरकार नहीं कहेंगे, ये सरकार नहीं है, ये तो गुंडा राज है, तानाशाही है। तो हिटलरबाजी कहेंगे हम इसको, हिटलरबाजी है। और हिटलरबाजी में जो अपना सक्षम जितना है अपनी हिटलरबाजी चला रहे हैं। ये न को ना तो शोषित से मतलब है, ना वंचित से मतलब है, और ना मुझे लगता है सलाहकार तो सलाह देते होंगे, क्योंकि कानूनी सलाह जो नियुक्तियां हैं उनके उनके लिए तो वो तो 100% सलाह देते हैं। अब किस तरीके के सलाहकार रखे हैं वो भी हमारे समझ में नहीं आ रहा। और कैसे संविधान, चूंकि कानून की, संविधान की निष्कृत्य हत्या करने का काम कर रहे हैं, ना तो इनको देश से मतलब है ना कहीं कुछ है। तो ये सब हमारे समझ में नहीं आता इस बार। तो सर हम मतलब ये समझ सकते हैं कि जो भी सलाहकार होता है, अधिवक्ता होता है, या जो भी हमारे प्रशासन से जुड़ा व्यक्ति होता है, उनका काम तो होता है कि जो शासन व्यवस्था है उसके साथ जुड़ करके काम करना। लेकिन ये माना जा सकता है कि जो शासन है वो उनका उपयोग किस तरीके से करता है, उस तरीके से शासन व्यवस्था चलेगी, उस प्रकार से देश का विकास होगा, उस प्रकार से देश में जो भी चीजें हैं, कितना विकास होना है, कितने समावेशी रूप में विकास होना है और सतत तरीके से होना है। तो ये सारी चीजें उस पर डिपेंड करती है कि जो सरकार, पर्टिकुलर जो सरकार है वो कैसे कार्य करती है। तो अलग अलग विचार एक ही सरकार के बारे में अलग अलग व्यक्तियों के हो सकते हैं। तो आपने आपके विचार रखे। तो हमने अभी ओवरऑल सारी चीजें राज्य के महाधिवक्ता के बारे में समझी। तो बहुत सारी चीजें सबको क्लियर भी हो गई होगी कि क्या होता है, और आपने जैसे कि रियल लाइफ एग्जांपल्स भी दे देकर समझाया, तो उससे एक क्लैरिटी मिलती है। तो अभी हम अगर इसको कंक्लूड करें तो ये बोला जा सकता है कि, जी सर बोलिए। मैडम, ये उसमें ऐसा भी होता है कि अगर सलाहकार की कोई बात सरकार नहीं मान रही है, जैसे कोई प्रदेश की सरकार नहीं मान रही है या देश की सरकार नहीं मान रही है, तो सलाहकार को इतना पावर होता है संवैधानिक तरीके से कि वो जाके राष्ट्रपति या राज्यपाल से, उस प्रदेश के राज्यपाल से मिलके अपनी बात बताए और ये समझाए कि इस तरीके से कानूनी संवैधानिक तरीके से ऐसा सरकार को करना चाहिए, जिसकी मेरे द्वारा सलाह भी दी गई। और ये जो है सरकार में बैठा फला व्यक्ति, जो भी व्यक्ति हो, वो व्यक्ति मान नहीं रहा है ये कानूनी तरीके से। तो यहाँ तक कि पावर तो इतना होता है, उस पावरों का कोई इस्तेमाल नहीं कर रहा है आज। तो सरकार के द्वारा, उस राज्यपाल के द्वारा या राष्ट्रपति के द्वारा सरकार को बर्खास्त भी किया कर सकते हैं। राज्यपाल की इतनी जो है पावर होता है अपने आप में। ये पावर राज्यपाल को होता है कि वो सरकार को जब चाहे जब बर्खास्त कर सकता। ऐसा नहीं है कि वो बात माने या ना माने। रही बात ये कि अब सलाहकार भी वो, ये तुम ना कहियो दांत, हमारे यहाँ बुंदेलखंड में एक माड़ा वो कहावत आती है कि तुम ना कहियो माड़ा बोरी, हम ना कहें दांत न बोरी, तुम हमारी ना कहियो हम तुम्हारी नहीं कहें। तो ये सब चोर चोर मौसियाने भाइयों वाली बात है। इसलिए ऐसा कहीं कोई कदम नहीं उठाया जा रहा, नहीं कि पहले उठाए गए हैं, कई बार ऐसा हुआ है, सारी चीजें होती रही हैं। तो सर हमने बहुत विस्तृत चर्चा महाधिवक्ता के बारे में कर ली है और सारी चीजें हम समझ चुके हैं। तो इसको कंक्लूड करके हम ऐसा बता सकते हैं कि जो राज्य होती है, राज्य सरकार होती है, उनका जहां पर भी एक कानूनी रूप से हमको प्रतिनिधित्व करना होता है, वहां पर राज्य का महाधिवक्ता अपनी भूमिका निभाता है। तो ये हमने इनके बारे में समझा। तो हम अगले टॉपिक पर आते हैं। तो हम बात करेंगे अपने राज्य के मुख्यमंत्री की, क्योंकि हम चर्चा कर रहे हैं राज्य की कार्यपालिका के बारे में, और फिर अपन वापस उसको देखें तो उसमें राज्यपाल आते हैं, राज्य के महाधिवक्ता आते हैं, मुख्यमंत्री आते हैं और मंत्रिपरिषद आती है। तो ये 4 ऑर्गन्स हम बोल सकते हैं कि इससे कार्यपालिका वर्क करती है।
तो अब हमने राज्यपाल के बारे में, महाधिवक्ता के बारे में चर्चा की है। अब हम मुख्यमंत्री के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले तो नियुक्ति के बारे में तो हमको पता ही है कि राज्यपाल उनकी नियुक्ति करते हैं, जो बहुमत दल का नेता होता है, क्योंकि ये सारी चीजें प्रधानमंत्री वाले सेगमेंट में जब हमने चर्चा की थी, तो वैसा का वैसा ही फॉर्मूला यहाँ पर राज्य में भी अप्लाई होती है। तो यहाँ पर कार्य और शक्तियां भी उनकी वैसी ही है कि जो उनकी विधानसभा, विधानमंडल जो हमारा होता है, अगर दो दो इस सदन है तो विधानमंडल हम उसको बोल देंगे। तो विधानमंडल में जो भी वो मंत्री होते हैं, क्योंकि वहां पर मंत्री परिषद विधानमंडल का एक पार्ट होता है, तो वही बताते हैं कि किसको मंत्री नियुक्त करना है और उस प्रकार से मंत्री परिषद गठित होती है। तो सर, आप अगर इनके कार्य और शक्तियों के बारे में कुछ बताना चाहें तो आप मुख्यमंत्री के बारे में थोड़ा बता सकते हैं। उसके बाद हम इनसे भी जुड़े हुए विभिन्न पहलुओं के सवाल, जिस पर आपके विचार महत्वपूर्ण है, वो विचार आपसे लेंगे। तो आप थोड़ा इसकी पृष्ठभूमि के बारे में बताइए। देखो, मुख्यमंत्री जो आम जनता से, आम जनमानस से टैक्स का पैसा होता है या खनन है, उस पैसे से पूरे प्रदेश का विभागों में, प्रत्येक विभागों में राज्यपाल की सहमति से उस पैसे का एकत्रित करके और इसके बाद आवंटन किया जाता है, कहाँ कितना खर्च करना है, किस योजनाओं में, किन किन योजनाओं को संचालन करना है, सरकार को कैसे चलाना है, सरकार की गतिविधियां क्या रहेंगी, हमें अपने देश प्रदेश को आगे कैसे बढ़ाना है, ये सारी व्यवस्थाएं मुख्यमंत्री की होती हैं। और मुख्यमंत्री जो अपना मंत्रिमंडल का निर्माण वो करता है, विस्तार, तो वो भी एक इस तरीके से करता है कि हमें एक मत होकर के देश को और प्रदेश को आगे बढ़ाने को, आम जनमानस की, शोषित वंचित समाज को ध्यान के हक अधिकारों को ध्यान में रख करके हम सरकार प्रदेश को आगे बढ़ाएं। तो सर, अब हम मुख्यमंत्री के बारे में वैसे भी हम सब जानते हैं, जनता भी सब कुछ जानती है कि कैसे मुख्यमंत्री का चुनाव होता है। तो हम कुछ ऐसे मुद्दे पर चर्चा करेंगे जिस पर आपके विचार महत्वपूर्ण है, और उन विचारों को जानना, और साथ ही लोग क्या सोचते हैं, क्योंकि विचार की तो सीमा नहीं होती, कोई किसी भी मुद्दे पर कुछ भी विचार कर सकता है। तो हम उस पर विचार विमर्श के माध्यम से जनता को भी प्रेरित करेंगे कि वो भी अपने आप कुछ सोचे। तो पहला तो एक ये आता है कि बहुत बार हम देखते हैं कि जो मंत्री परिषद है उस पर वो नियंत्रण रखते हैं, क्योंकि वो तो पूरे मंत्रिपरिषद के हेड है, मुख्यमंत्री। तो एक उनकी भूमिका इस रूप में हमको दिखाई देती है, और एक वो भी दिखाई देती जी। तो एक उनकी वो भी भूमिका दिखाई देती है कि बहुत बार जब सरकार मतलब अलग अलग तरीके से सरकार का गठन होता है, कभी कभी बहुमत बहुत ज्यादा होता है, कभी कभी नहीं होता है, तो एक भूमिका ये दिखती है कि वो पूरे मंत्रिपरिषद में मैनेज करते रहते हैं, मतलब संतुलन बनाने का प्रयास करते हैं। तो ये जो दो भूमिकाएं हैं, मतलब किस रूप में आप देखते हैं, और अगर ऐसा हो कि कुछ कारण है इसके पीछे कि मुख्यमंत्री की स्थिति क्या होगी, वो वहां पर नियंत्रण के रूप में कार्य करेगा या फिर संतुलनकारी भूमिका निभाता रहेगा, तो ये चीजें किस प्रकार से कार्य करती है और किस प्रकार से उसको मजबूर करती है कि वो कौन सा भूमिका उस टाइम पे अदा करे। जी सर। देखिए, बिल्कुल दोनों चीजें हैं। संतुलन बना करके ही एक सहमति होने के बाद ही हर मंत्री से और हर कार्य से को जो है किया जाता है। अब रही बात क्या संतुलन बनाने की, तो अगर कोई व्यक्ति या कोई मंत्री किसी तरह से वो बात नहीं मान रहा है या भ्रष्टाचार, घोटाला तमाम तरह से होते हैं, तो उनका में भी मुख्यमंत्री की विशेष भूमिका इसलिए होती है कि वो जो है एक हेड होता है, एक वो हेड होता है। मैं रास्ते में था, मैं आपको बता दूं, मैं सफर कर रहा था और रास्ते में ही एक दुकान है, तो वहां हम बैठ के रोशनी में जो है आपसे जॉन हो गया, इसलिए हम क्षमा चाहेंगे। यहाँ जानवरों, कुत्ते उत्तों की आवाज आ रही है। सर कोई बात नहीं, माफी चाहते हैं। आपने जो जुड़ने के लिए अपनी तत्परता दिखाई है सर, उसके लिए आपका पूरा वॉइस ऑफ मानवता बहुत बहुत धन्यवाद देता है सर। आप अपना विचार रखिए, कोई बात नहीं। तो असल में क्या है, उसमें जैसे घोटाले उटाले होते हैं, तो वो मुख्यमंत्री एक अध्यक्ष होने, मैन होने के, जैसे देश के लिए
द्वितीय नागरिक के रूप में प्रधानमंत्री का पद होता है, इसी तरह से प्रदेश में द्वितीय नागरिक होने का पद मुख्यमंत्री का भी होता है। प्रथम नागरिक राज्यपाल होता है तो द्वितीय नागरिक मुख्यमंत्री होता है। इसलिए मुख्यमंत्री एक विशेष भूमिका में होता है। मुख्यमंत्री को हर हाल में, उसे अध्यक्ष भी कह सकते हैं, वो जो है एक मुखिया है, और आम जनता के उसमें अगर देखा जाए दूसरे रोल में तो वो जो है एक अभिभावक का काम करता है। अगर कोई व्यक्ति गलत कर रहा है, कोई मंत्री उनका गलत कर रहा है, तो उनको उस तरीके से समझाना भी है, और समझा करके वो जो है संवैधानिक तरीके से उसके का किसी तरह से संतुलन बनाने का काम करे। चाहे वो फिर ये तमाम प्रकार की फिर जांचें भी का विषय भी आ जाता है उसमें। तो मतलब ये है कि एक विशेष भूमिका यही होती है कि वो हर हाल में निष्पक्ष होकर के देश को, प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम करे। जी, तो ये बहुत अच्छी पृष्ठभूमि उनकी समझ रहे हैं। और जैसे कि हमने सवाल किया था आपसे कि दो तरह की हमने भूमिका देखी थी, तो ये भी हो सकता है या यही होता है ज्यादातर, तो कि जब उनके पास ज्यादा बहुमत होता है तो उनको ये डर नहीं होता है कि सरकार गिरेगी, तो वो उनके जो भी निर्णय है वो अपने निष्ठा के साथ रख सकते हैं और दृढ़ता से उस पर अमल भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर एक दो विधायक इधर उधर हुए भी तो उनकी सरकार पर आंच नहीं आएगी। लेकिन अगर गठबंधन बना, किसी तरह से जोड़ तोड़ करके सरकार बनाई गई, तो फिर उनको इस चीज में ध्यान ज्यादा देना पड़ेगा कि वो मैनेज करें, ताकि उनके कुछ विचारों के कारण कुछ ऐसे नेता चले ना जाए जिनकी वजह से उनकी सरकार गिर जाए। तो बिल्कुल ये जी बिल्कुल सर, एक बिल्कुल सवाल आपकी ये बात। बोलिए। बोलो क्या बोल रहे हैं? इसके बाद मैं आपसे कुछ पूछूंगी इसी के ऊपर, आप अपनी बात रख लीजिए। असल में ये बिल्कुल सही है कि अगर कोई जैसे मुख्यमंत्री ने संवैधानिक तरीके से गैर कानूनी कोई कदम उठाना चाहा, या गैर कानूनी ढंग से जो शोषित वंचित जिन लोगों को लाभ मिलना चाहिए उनको लाभ नहीं दे रहे हैं, शिक्षा, रोटी, कपड़ा, मकान, इन मुद्दों पे काम नहीं कर रही है सरकार, या प्रदेश का विकास नहीं कर रही है, किसी तरह से अपने नजदीकी, जैसे आज वर्तमान में हो रहा है कि अपने अडानी, अंबानी और कुछ यार दोस्तों को बढ़ाने का काम कर रहे हैं, प्रदेश जाए देश जाए भाड़ में। तो इस तरीके से अगर वो हो तो अब बात वही है कि तुम ना कहियो, हमने पहले ही बता दिया, चोर चोर मौसियाने भाई। तो आज जो है सरकार इसके बाद भी चल रही है, ना नीतीश बाबू अलग होना चाह रहे हैं और ना और कोई अलग होना चाह रहा है। वैसे ऐसा हमेशा हमेशा ऐसा होता रहा। आपने देखा भी होगा कि जब तमाम सरकारें बसपा और समाजवादी की सरकार रही, अगर कोई कदम समाजवादी ने गलत उठाया, बसपा ने झटका दे दिया। भाजपा से भी सरकार बसपा की हुई, उन्होंने कहा था कि नहीं हम अध्यादेश जारी करेंगे, बसपा नहीं मानी थी, बसपा ने जो है समर्थन ले लिया था वापस। तो ऐसा होता रहा। और ये वर्तमान सरकार तो ये हमने पहले ही बता दिया, हिटलरबाजी है, ये सरकार नहीं है, ना संवैधानिक तरीके से चल रही है, ये हिटलरबाजी है। और हिटलरबाजी के कारण जो है जनता के हक अधिकारों पे काम ना हो करके अन्य, और ये आज तो यहाँ प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में तो ये पूर्ण मोहम्मद में बैठे हैं, तो इसके कारण जो है ये तो कुछ भी करें, कोई दिक्कत ही नहीं है। अल्पमत में होते तो जो है कहीं नहीं कहीं कोई वो होता। और ये तो देखो, इन्होंने जगह जगह आपने, हम सबने देखा, कई सरकारें इन्होंने नोटों के दम पे मंत्रियों को, विधायकों को खरीद लिया, सांसदों को खरीद लिया। तो ये तो सब वही हिटलरबाजी और तानाशाही का काम है। ये संवैधानिक तरीके से कोई सिस्टम नहीं चल रहा है इसमें। जी सर, अब हम इसमें मैं आपसे ये पूछना चाहती थी कि जैसे हमने दो तरीके की भूमिकाएं देख ली है कि कैसी स्थिति में क्या होता है, तो आपको क्या लगता है, क्योंकि दोनों चीजों के कुछ न कुछ फायदे और नुकसान हमको देखने को मिलेंगे। तो अगर हम देखते हैं कि उनको पूर्ण बहुमत है, तो उसमें फायदा ये होगा कि जो निर्णय है वो मतलब बिना डिले किए ज्यादा, मतलब तुरंत और त्वरित वो निर्णय ले सकेंगे। लेकिन उसमें नुकसान ये हो जाएगा कि अगर वो कुछ ऐसा सोचते हैं जिससे जनता का, जिससे देश का नुकसान हो सकता है, तो नुकसान होने की भी प्रबल संभावना है। और अगर
उनकी सरकार ऐसी है जिसमें वो संतुलनकारी भूमिका निभा रहे हैं, यानी कि पूर्ण बहुमत नहीं मिला, तो उसका फायदा ये होगा कि उनको सारों की बातें सुननी पड़ेगी। उससे एक लोकतांत्रिक माहौल तो हमको दिखाई देगा, लेकिन नुकसान ये होगा कि वहां पर वो जो निर्णय लेना चाहेंगे, हो सकता है सही भी हो, तो निर्णय सही होने पर भी अगर अन्य व्यक्ति उससे सहमत ना हो, तो हो सकता है कि वो निर्णय नहीं लिया जाए, या अगर लिया भी जाए तो समय बीतने के बाद। तो क्या एक्चुअल में आदर्श स्थिति क्या हो सकती है सर? नहीं, बिल्कुल 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 सत्य कहा आपने। यही मैं भी बता चुका कि इनकी जो वो, हाँ, रही बात, इतना जरूर होता कि अगर ये पूर्ण बहुमत में है तो कोई भी फैसला, कोई भी बिल, कोई भी शासनादेश इनको पास करना है, पास कर लेंगे और अपनी मन मर्जी से ही जो है सारे सिस्टम अपने तरीके से चला करके जो है ये कर लेंगे। इनको चूंकि कोई रोकने बा, वही कहावत है, सैया भाई कोतवाल तो हमें डर काहे को। इस तरीके की बात आती है कि सैया जब कोतवाल हैं, जब ये पूर्ण बहुमत में बैठे हैं, तो इनको तो कोई डर भय होता नहीं है, किसी भी कोई भी हो। और जब अगर पूर्ण बहुमत में नहीं है, अल्पमत में है, समर्थन से सरकार है किसी के, तो समर्थन से सरकार जब होती है तो इनको फूंक फूंक के कदम रखना है। ये देखते हैं कि हमारा नुकसान ऐसा ना हो कि कहीं जो हमारा समर्थक दल है वो अपनी समर्थन वापस ले ले और हमारी सरकार गिर जाए। इस तरीके से उनको भय रहता है। बाकी आज की स्थिति जो कंडीशन है, मैंने आपको बता चुका हूं, आज की जो कंडीशन है वो कंडीशन जो है देश हित में नहीं है। तो इसको हम ऐसा समझ सकते हैं, क्योंकि एक, अगर हमारे पास दो ऑप्शंस हैं और दोनों के कुछ फायदे कुछ नुकसान है, तो हमको स्वयं को एक संतुलनकारी भूमिका निभाने की आवश्यकता है, क्योंकि हमें दोनों चीजों के फायदे की तरफ अपने देश को बढ़ाना है, और अगर उससे कुछ नुकसान हो सकते हैं तो उससे बचना है। तो ऐसा भी ना हो कि एक ही व्यक्ति के पास सारी पावर चली जाए, और ऐसा भी ना हो कि कोई निर्णय ही ना लिया जा सके। तो एक बैलेंस वे में हमारा देश की सरकार कार्य करे, और वही एक अच्छी स्थिति होगी, ताकि हमारा विकासशील जो देश है वो विकसित अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ सके। सर, एक क्वेश्चन आपसे ये भी करना चाहेंगे कि जैसे हमारे मुख्यमंत्री होते हैं, तो मुख्यमंत्री ऐसा अभी तक कोई रूल नहीं है, ना संविधान में लिखा गया है, ना ऐसा कोई कानून है कि उनकी कोई शैक्षणिक योग्यता होनी ही चाहिए। तो आपको लगता है ऐसा कि उनके लिए कोई न्यूनतम पैमाना हो कि इनका इतना शिक्षा स्तर, मिनिमम लेवल ऑफ एजुकेशन तो इतना होना ही चाहिए? तो इस पर क्या आप सोचते हैं? आपको इस पर आपके विचार रखिए सर। नहीं नहीं, ये तो बिल्कुल वैसे तो महत्वपूर्ण है, सच्चाई ये है। लेकिन हमने कई जगह दो दो शिक्षाएं जरूरी है। एक तो जी संवैधानिक तरीके से वाकई में किताबी ज्ञान भी की भी आवश्यकता है, लेकिन जी किताबी ज्ञान उसका तो एक वो होना चाहिए। इसके बाद जी लेकिन एक अनुभव जी अनुभव जी की जी भी जी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अगर कोई अनुभवी व्यक्ति नहीं है, पढ़ा लिखा भला ही हो। मेरे एक मित्र थे, एसडीएम साहब अशोक कुमार जी जी। एक मामला फंसा विद्युत विभाग से, एक मुला देवी पत्नी भगवान दास राकवार नरी, जी। उसका क्या नाम, कैलिया का गाय जो है थाने के बगल में। अ, जैसे कि हम अभी इस पर चर्चा कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री की क्या भूमिका होनी चाहिए, और हमारे साथ भगवान दास जी जुड़े, वो भी अपने विचार रख रहे हैं कि जो मुख्यमंत्री हैं उनकी शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए या नहीं। तो इसमें एक मुद्दा जो उन्होंने उठाया, ये बिल्कुल सही बात है, जिसमें ये होता है कि अगर शिक्षा व्यवस्था कर दी गई, तो बहुत सारे अनुभवी व्यक्ति जिनमें शिक्षा स्तर इतना नहीं है, वो उस दौड़ में पीछे रह जाएंगे, या फिर हम कहें कि वो भूमिका, वो अच्छी तरीके से मुख्यमंत्री के रूप में उस भूमिका को निभा पाते, वो नहीं निभा पाएंगे। तो ऐसी चीजें होती है बहुत बार। हम लेकिन फिर भी एक एजुकेशन का लेवल अगर ना भी हो, तो एक और इसमें कहा जाता है कि प्रशिक्षण की व्यवस्था हो, ताकि उनको कुछ अनुभव तो उनको है, लेकिन कुछ और जानकारी कानून के संबंध में, या फिर वो मतलब एक साक्षरता के स्तर पर पहुंच पाए, क्योंकि एक साक्षर व्यक्ति और नई नई जो चीजें जुड़ती जा रही है, जो हम देखते हैं टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, और साथ ही जो संविधान में जो चीजें हैं, तो ये सारी चीजें अगर कोई व्यक्ति जानेगा, तो उसके निर्णय भी इससे प्रभावित होंगे। तो हमें आवश्यकता है हमारे देश के लिए
कि जो मुख्यमंत्री हो और चाहे जो भी अन्य पद हम देखते हैं, उनमें एक ऐसे व्यक्ति को लेकर के आया जाए जो इस रूप में भूमिका निभाए जिसमें उसके अनुभव भी कार्य करें, क्योंकि अनुभव के बिना तो पढ़े लिखे बहुत सारे हमको डायरेक्ट सॉफ्टवेयर मिल जाएंगे, तो वो कोई काम नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनको ना अनुभव है, ना वो देश की स्थिति को अपनी आंखों से देखकर समझ पा रहे हैं। तो हमको पहली प्रायोरिटी तो उसको देनी ही होगी। उसके बाद बात आती है ये सारी चीजों को जानने की, क्योंकि केवल अनुभव से कोई व्यक्ति इतना नहीं सीख पाता है, तो उसको कुछ चीजें, मतलब अगर वो संविधान की जानकारी रखेंगे तो उनको पता चलेगा कि निर्णय किस प्रकार से लोगों को इम्पैक्ट करते हैं, और बहुत बार अलग अलग राज्यों में क्या हो रहा है, तो ये सारी चीजें भी वो जानेंगे समझेंगे, तो वो शायद हो सकता है कि उस पर अमल करने का प्रयास करे और अच्छी व्यवस्था लेकर के आए। तो इस पर अलग अलग लोगों की अलग अलग राय हो सकती है। ये हमने केवल एक विचार, एक मुद्दा आपके सामने रखा है जिस पर आप सोच पाए कि क्या होना चाहिए, क्योंकि आखिर में जनता ही ये चीज डिसाइड करती है कि अगर जहां पर बहुमत है कि ये होना चाहिए तो फिर वो हो जाता है। तो आप ऐसे मुद्दों पर, संविधान के मुद्दों पर और साथ ही अपने समाज से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर जो घटनाएं घट रही है, हम देखते हैं बहुत बार ऐसी घटनाएं घटती है जो समाज हित में नहीं होती है, लेकिन हम उसको ये कहकर छोड़ देते हैं कि ये हमारे घर की घटना नहीं है, लेकिन जो समाज है वो भी हमारा घर ही है, क्योंकि विभिन्न घरों को मिलाकर, विभिन्न परिवारों को मिलाकर समाज नामक एक परिवार बनता है, और अगर वो अपनी भूमिका सही प्रकार से नहीं निभा पाएगा तो एक दिन एक घर वाले परिवार पर भी बात आ जाएगी और वो भी अपनी भूमिका नहीं निभा पाएगा, क्योंकि हमारा जो फाउंडेशन होता है, जो बेस होता है, उसमें ही हमको रहना होता है, और अगर वो डगमगाएगा तो व्यक्ति कहाँ जाएगा। तो हर किसी पर फर्क पड़ेगा, तो इसलिए आपको आवश्यक है कि आप उस चीजों को समझे, जाने। तो हम अपने प्रोग्राम को यहीं पर समाप्त करते हैं, और हमारे इस प्रोग्राम को स्पॉन्सर करने वाले डॉक्टर हरचंद सिंह जी, अमेरिका वाले, प्रोड्यूसर ऑफ शुद्रा टू खालसा मूवीज, सर का बहुत बहुत आभार, और हमारे ऑर्गेनाइजर मेघराज सिंह जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ आज मेहमान भगवान दास जी जुड़े, बहुत सार्थक चर्चा हमारी उनके साथ हुई और बहुत सारे मुद्दों पर हमने जानने की कोशिश की। तो मैं आशा करती हूँ कि दर्शकों को इससे बहुत कुछ समझने को मिला होगा, और वॉइस ऑफ मानवता ये चाहता है कि जो समाज के लोग हैं इन मुद्दों पर विभिन्न विद्वानों के और विभिन्न हमारे साथ जुड़ने वाले मेहमानों के विचार सुनकर अपने विचार भी करना प्रारंभ करे, ताकि देश जब सोचेगा तब हमारा देश आगे भी बढ़ेगा। वो बोलते हैं कि आई थिंक देयरफॉर आई एम, तो मतलब मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ। तो हम पूरे वॉइस ऑफ मानवता और सब चाहते हैं कि हर कोई सोचना शुरू करे, तो अपने व्यक्तित्व को वो बता सके, क्योंकि हमारी आइडेंटिटी ही हमारे विचार होते हैं। तो वॉइस ऑफ मानवता भी आपकी हेल्प कर रहा है। तो सर भगवान दास जी, अब हम इस प्रोग्राम को अभी यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और वॉइस ऑफ मानवता की तरफ से आप सभी अपना ख्याल रखें। और इस ठीक, जय भीम, नमो बुद्धाय। Meghraj Singh has brought the solution to the problems of the whole world in the form of a book. Book number 1. What is the solutions to the serious disputes within families in the world? This book contains solutions to the problems of families all over the world and solutions to the problems of countries all over the world. Book number 2. How will human around the world lives freely from mental slavery? This book contains solutions to the problems in the minds of atheists, theists, and people all over the world. Book number 3. We will eradicate racism from the entire world. In this book, racism is spread all over the world. Racism has made life difficult for people of almost the world. This book contains the solution to end racism. Book number 4. How can mankind get ultimate happiness? Let's find out. In this book, people from all over the world can make their lives happy, and by solving the problems, ways have been explained in this book. Book number 5. How poor Meghraj Singh became the king of Satyog. This book contains 30 parts of the story related to the life of Meghraj Singh, in which every word is full of truth. The people who read this book will never be disappointed in life and will never fail. After reading this book, all people will live life with self-respect and will be successful happily. Although there are many writers in the world, some write novels, some write poetry, some write common books, some write very big films. But Meghraj Singh has taken up the task of writing books, keeping in mind the problems of humans all over the world. Have done.